ये उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापली जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पर। धन्यवाद। सर, बातचीत की दौर शुरू करें तो संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया कांग्रेस ने, और उस रैली का मकसद आखिरकार क्या था? देखिए, कांग्रेस ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के निर्देशों पर पूरे देश भर में एक साप्ताहिक पखवाड़ा, राज्य स्तरीय संविधान बचाओ रैली, फिर उसके बाद एक साप्ताहिक पखवाड़ा जिला स्तरीय सम्मेलन, फिर विधानसभा स्तरीय, फिर बूथ स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन के लिए कार्यक्रम है। देखिए, जैसे कि आज आप देख रहे हैं, जो भारत की राजनीति में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में काबिज हुई है, कहीं न कहीं हमारे देश के संविधान को तार तार करते हुए देखा जा रहा है। कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो संस्था चुनाव कराती है, चुनाव आयोग, चुनाव के चयन की प्रक्रिया जो निर्विवाद प्रक्रिया थी, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस होते थे, तो आप समझिए कि उन्होंने उस नियम को परिवर्तित कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री, एक मंत्री और नेता प्रतिपक्ष कर दिया। तो इसमें जो है कि निष्पक्ष चयन कैसे हो पाएगा, क्योंकि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर थे तो वो देखकर, सोचकर, न्याय की व्यवस्था हम सब जानते हैं, हमारे देश में चीफ जस्टिस के प्रति लोगों का बड़ी आस्था और बहुत ही न्याय, एक लोगों का विश्वास है, तो उसमें चयन कहीं सही हो पाता था। और यहाँ तो सत्ता पक्ष के दो लोग हो गए, तो सीधी सी बात है कि उन्होंने हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर सबसे पहला प्रहार जो किया है, वो जो है कि चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया पर किया। उसके बाद ये था कि कोई उस राष्ट्रीय दल को चुनाव आयोग वोटर लिस्ट देगा, ये कंपलसरी होता था। लेकिन जब महाराष्ट्र में जितने वोट हैं उससे ज़्यादा वोट जो है पोल हो गया, उस पर जब चुनाव आयोग के पास कांग्रेस पार्टी गई कि भाई हमें वोटर लिस्ट दीजिए, कितने वोटर हैं और वोट पोल कितना हो गया, इस पर चर्चा करनी है, तो उन्होंने संविधान पर ही चेंज कर दिया कि वोटर लिस्ट देना कंपलसरी नहीं है। तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वो लोकतंत्र को, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो पहले कहते थे कि राजा रानी के पेट से पैदा होता है, और अंबेडकर साहब, गांधी जी और नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो संविधान बनने के बाद सरकार चली, उसमें ये कहा कि राजा को जनता पैदा करेगी वोट देकर। तो कहीं ना कहीं उस प्रक्रिया को सीधे सीधे कमज़ोर करते हुए देखा जा रहा है। हमारी जो स्वतंत्र संस्थाएं थी, ईडी है, आरबीआई है, सीबीआई है, इन सब पर कहीं न सरकार इनका दुरुपयोग करती हुई दिख रही है। एक मूवी हम देखते थे, वर्दी वाला गुंडा, तो वही स्थिति है कि सरकार ने इन तंत्रों को जो है अपने हाथ में लेकर इनका सीधा सीधा दुरुपयोग कर रही है। अभी तक 25-30 नेताओं के ऊपर ईडी के जो छापे पड़े, तो उसमें जब भाजपा में शामिल हो गए तो सभी निर्दोष का साबित हो गए। और उसके बाद जो है, जो दो लोग राहुल गांधी और सोनिया गांधी बचे, उन पर ईडी का मुकदमा। जो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है, उसकी ईडी की कार्रवाई खत्म हो जाती है। आपने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में जब जो है वो थे, आपने वो भी देखा होगा। चंद्रबाबू नायडू वाले मामले में भी आपको पता होगा। तो क्या साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर साहब के द्वारा बनाए गए हुए संविधान की तार तार करके हत्या कर रही है? तो इसके खिलाफ कांग्रेस ने ये कहा कि हमारे संविधान की खूबसूरती है कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलग अलग वेशभाषा, अलग अलग खान पान, अलग अलग जाति धर्म, सेना, अलग अलग मौसम, उसके बाद भी हिंदुस्तान अनेकता में एकता का प्रतीक है, जुड़ा हुआ है। तो उसकी खूबसूरती है कि हमारे देश का संविधान बहुत मजबूत है, जिसे भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है। इसलिए पूरे देश भर में संविधान बचाओ कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी के तहत हमारे देहरादून में भी कार्यक्रम हुआ, और बहुत सफल कार्यक्रम हुआ, जिसमें शादी का मौसम है, कटाई का मौसम है, इतनी गर्मी है, उसके बाद भी हज़ारों की संख्या में, मुझे लगता है 8-10 हज़ार आदमियों ने उसमें प्रतिभाग किया, लोगों ने। तो साफ साफ लोगों को ये चिंता है कि जब देश का संविधान बचेगा तभी देश बचेगा, इसलिए इसमें भागीदारी कर रहे हैं। कल मंच पर वहाँ पर काफ़ी नेता थे, और उसके बावजूद जो है भाजपा आरोप लगा रही है कि हरीश रावत जी अपनी अलग कांग्रेस चलाते हैं और तमाम जो नेता हैं वो अलग अपनी कांग्रेस चलाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर प्रदेश में विकास की बात करो तो कहते हैं कि नेहरू जी के समय में क्या हुआ। हमारे संगठन की बात है तो कहते हैं वो अलग है। पहले अपने अंदर झांकें। भारतीय जनता पार्टी
का डर दिखाई देता है साफ साफ। उनके आज की परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो उन्हीं के पार्टी के विधायक सांसद खुलकर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि सरकार में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट हो रहा है। अभी हमारे माननीय वरिष्ठतम सदस्य जिनको जो है कि हम बहुत ही सम्मानित हैं, उन्होंने खुद जाके धूप में ट्राली पकड़ी और जब बुलाया तो प्रशासन 40-45 मिनट बाद आ रहा है। खुलेआम लूट हो रही है, चोरी हो रही है। इससे पहले भी और भी सीनियर विधायक कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर हैं, अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, वसूली चल रही है, घूसखोरी चल रही है। उससे पहले संसद में भी जो है सांसद साहब ने पूरे खुलकर जो बात कही, वो अपने अंदर झांकें। और कांग्रेस की बात, हरीश रावत जी कांग्रेस अलग है, वो अलग है। किसी भी दल में सब लोग उस दल के विचारधारा के लोग होते हैं। सबसे पहले सारे लोग उस दल की विचारधारा के लोग होते हैं, फिर उसके बाद उनकी नेता एक पसंद होती है। ये कोई कांग्रेस में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य जो भी दल हैं उन सब में होती है। वही हमारे यहाँ भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो खुल के दिखाई दे रहा है कि बगावत करते हुए लोग सड़कों पर दिख रहे हैं। भाजपा ने कहा कि एक तरफ चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, एकदम पहलगांव की घटना हुई है, दिन जानबूझकर चुना गया, व्यवधान डालना चाहते हैं चारधाम यात्रा में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। जिस दिन घटना होती है, दौरा रद्द करके प्रधानमंत्री जी वापस आते हैं और अगले ही दिन जो है बिहार में चुनावी रैली करते हैं, ठहाके मारते हैं। पहले वो प्रधानमंत्री जी ने अनुमति दे दी, भाई सब कार्यक्रम कर सकते हैं पूरे देश को। प्रधानमंत्री खुद गंभीर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी खुद गंभीर नहीं है, और चारधाम यात्रा को बाधित करने का इस रैली से कोई लेना देना नहीं है। चारधाम यात्रा जिन जिलों में चल रही है उन जिलों में ये रैली नहीं थी, ये देहरादून में थी। और दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी चारधाम यात्रा को दुरुस्त नहीं कर पाती है। चारधाम यात्रा अच्छी है, सुरक्षित है। जब चारधाम यात्री जो वहाँ जाएंगे वो आकर इस बात को कहेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, चारधाम यात्रा सुचारू रूप से संतुलित और व्यवस्थित है। लोगों को 10-10 घंटे जो है जाम में फंसना पड़ता है। लोग जो है ऋषिकेश आ जाते हैं, उनके हेलीकॉप्टर के टिकट बुक हैं, होटल बुक है, और उन्हें ऋषिकेश में रोक दिया जाता है, आगे नहीं जाने दिया जाता है। जब वहाँ ऊपर जाते हैं तो वहाँ लूट होती है, खुलेआम इतनी चीज़ों की महंगाई बढ़ी हुई है, कोई व्यवस्था नहीं। और लोग सोशल मीडिया पर इस बात को बोलते हैं कि इतने पवित्र स्थल पर सरकार व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही है, और सरकार खुद ही पीठ थपथपाती है। तो हमारा ये कहना है कि चारधाम यात्रा, हम तो चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का गौरव चारधाम यात्रा है, हमारे देश की धार्मिक पर्यटन चारधाम यात्रा है, हमारे देश के आर्थिकी को, प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत चारधाम यात्रा करती है, और विश्व में हमारा नाम होता है। तो सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, और सरकार को विपक्ष से भी राय लेनी चाहिए। चारधाम यात्रा से पहले सरकार को हमेशा एक सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए, और उस बैठक में सबके सुझाव लेना चाहिए, उसके बाद उनका इम्प्लीमेंट करना चाहिए। चारधाम कोई भाजपा या कांग्रेस की सरकार या जनता की नहीं है। चारधाम यात्रा पूरे सारे उत्तराखंडियों की है, और चारधाम हमारा गौरव है, लेकिन सरकार को इसमें अच्छी पहल करनी चाहिए। राहुल गांधी जी जो है विशेष सत्र बुलाने की बात कर रहे हैं पहलगाम घटना को लेकर, उसको कैसे देखते हैं? विपक्ष तो कह रहा है सरकार की बात कर रहा है, लेकिन आप कांग्रेस की क्या स्टैंड है? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी जी ने कहा कि पूरे विश्व को एक संदेश जाना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान एकजुट है, और एक स्वर में सब लोग आतंकवाद के जो है खिलाफ एकजुट होंगे। इसका संदेश विशेष सत्र बुलाकर संसद के माध्यम से देना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि ये बार बार ऐसी चूक क्यों हो रही है, इसमें सरकार को भी गंभीरता से सोचना चाहिए। इससे पहले पुलवामा की घटना हो गई, अभी जो है पहलगांव की घटना हो गई, और उस घटना में भी कहाँ से 350 किलो 3.5 कुंटल RDX कहाँ से आया, आज तक सरकार ने उस बात पर कहीं जांच करी तो उसको सार्वजनिक नहीं किया। और ये चूकें क्यों हो रही हैं? कहाँ गए मोदी जी जब वो कहते थे, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, जब जो बड़े बड़े मंचों से कहते कि सरकार के पास सीमा सशस्त्र बल हैं, आर्मी है, सरकार की सब जो है आँख हैं, सरकार के आंखें क्या बंद हो गई हैं, सरकार क्यों नहीं देख पा रही है? आज उनकी सरकार क्यों नहीं देख पा रही है, क्यों नहीं कर पा रही है? क्यों नहीं घटना की जिम्मेदारी गृहमंत्री जी ले रहे हैं? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी घटना की जिम्मेदारी ले रहे हैं? क्यों नहीं वो उसका जवाब देने के लिए तैयार हो रहे हैं? सब चीज़ जो है कि वो पुरानी बातें कहाँ गई, वो लाल आंखें कहाँ गई? तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आज ऐसे वक्त पर कांग्रेस विपक्ष के साथ, विपक्ष जो है सरकार के साथ खड़ा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, इसलिए विशेष सत्र बुलाए जिससे हम खुलकर लोगों के सामने कह सकें तो हम एक हैं। और देश में अगर कोई आतंकवाद की बात होगी तो उसमें पक्ष विपक्ष कहीं नहीं होगा, पूरा देश एकत्रित होगा। इसलिए राहुल जी ने कहा, भाई आप विशेष सत्र बुलाइए और पूरे विश्व को इसका संदेश दीजिए। बिहार चुनाव होने जा रहा है, उधर जो मुद्दा लगातार कांग्रेस उठा रही थी, राहुल गांधी जी कह रहे थे कि जाति जनगणना होनी चाहिए, उसको लेकर के अब जो है कहा गया है कि जनगणना
जाएगी, पहली बार ऐसा हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? लगातार आपकी पार्टी के अध्यक्ष थे, वो कह रहे थे। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो मांग करी, राहुल गांधी जी ने आज तक जो भी सरकार से कहा है वो कहीं न कहीं स्पष्ट होता हुआ दिखाई दिया है। इससे पहले जब कोरोना के समय में सरकार को सजग होने के लिए, व्यवस्थाएं करने के लिए राहुल गांधी ने 6 महीने साल भर पहले कह दिया था, लेकिन सरकार ने उनकी मजाक उड़ाई, बाद में देश का बुरा हाल हो। तो उन्होंने जाति जनगणना की बात करी, तो आज सरकार ने उसे स्वीकारा, लेकिन अब वो ये भी कह रहे हैं कि आप टाइम बॉन्ड बताइए, कब से करेंगे, उसका जो है प्रारूप क्या होगा, उसका जो है उसकी जो है व्यवस्था क्या होगा, उसमें कैसे कैसे आप उसको करेंगे। इसके लिए सबके साथ आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए और सबका सहयोग लीजिए, उसका एक जो है कि प्रोग्राम तय हो और उसका जो है टाइम बाउंड हो कि इस समय तक हम करेंगे, और उसका प्रारूप कैसा होगा ये सबकी सहमति से होना चाहिए। सीएम धामी कह रहे हैं कि इसमें जो है उत्तराखंड के सामाजिक और बदलाव आएंगे, जो राजनीतिक बदलाव आएंगे देखने को लेंगे, और बढ़िया रहेगा जातीय जनगणना उत्तराखंड के लिए। सीएम जो है कुछ और कहते थे, आज कुछ और कह रहे हैं। तो आप तो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में जो ऊपर से बटन दब गया नीचे तक वही चलता रहता है। प्रदेश में जो है वनाग्नि की घटनाएं बहुत हो रही हैं और लगातार सामने आ रही हैं। 3 गुना बजट भी रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जो वनाग्नि की घटनाएं रुक नहीं रही हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं वनाग्नि की घटना बड़ी गंभीर है, हमें उसके लिए जो है सजग रहना चाहिए, और पहले तो ग्रीष्मकाल से पहले उसकी पूरी तैयारियां हो जानी चाहिए। उसके साथ ही पहले जंगलों पर लोगों के अधिकार थे, जो हमारे जंगलों के नज़दीक ग्रामीण रहते हैं, जो हमारे जनजाति के लोग हैं, उनको जंगलों में अधिकार था, वो वहाँ से जड़ी बूटी निकाल सकते थे, अपासी मिलती थी, कुछ लोगों को घर बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी, जो लोग रहते थे घास काटते थे। लेकिन आज क्या है, जो जंगल हैं उनको कहीं न कहीं सरकारी कर्मचारी तस्करों के साथ मिलकर कटवा रहे हैं। आप देखेंगे तो साइकिलों में जो लोग जो है तराई क्षेत्र में हमारे, जो साइकिलों में लोग खाना बनाने के लिए लकड़ी तोड़ के लाते हैं, उनको तो वो जो साइकिल के पहिए काट देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन खुद शामिल होकर ट्रैक्टरों से भरकर लकड़ियों को चोरी करवाते हैं। तो लोगों का जो लगाव है वो कम होता जा रहा है। हमने पिछली बार भी ये कहा कि जो लोगों को पहले जंगल में जो अधिकार थे वो अधिकार दिए जाएं, जो जंगल के नज़दीक जो गांव हैं, जो एसटी के हमारे लोग हैं, जो पहाड़ों पर जंगल में लोग बसे हुए हैं, और सारे गांव लगभग जंगलों से घिरे हुए हैं, अगर उन लोगों का और जंगल का आत्मीयता का रिश्ता था, जिसे सरकार ने उनके अधिकारों को ख़त्म कर तो उनको भी लगता है भाई जब यही कर्मचारी लूट कर रहे हैं यहाँ, और हम कुछ अपने अधिकार जो हम उसे सुरक्षित करने लाते नहीं करते, अब जंगल कोई संभालें। अधिकारी संभालने में तो सक्षम नहीं है, लेकिन लूटने में, उसे बेचने में, तस्करों के साथ मिलकर बेचने में सक्षम है। तो इसलिए ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तुम्हारे साथ ये थे बातचीत करने के लिए उपनेता प्रतिपक्ष पवन कापड़ी जी, जिन्होंने तमाम सवालों पर अपनी खुलकर राय रखी है। जर्नलिस्ट के साथ मैं योगेश आर्य, एचएनएल 24/7 देहरादून।